हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग इसमें देखने वाले आप लोग जो फरवरी महीना में जो मंथली असेसमेंट जारी हुआ है क्लास 9 का, उसका सभी का डिटेल सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन सभी को एक एक करके बताएंगे और समझा भी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें, फरवरी महीना का आप लोग का केमिस्ट्री का जारी हुआ है मंथली असेसमेंट, तो सभी को सॉल्व करेंगे। इसके बाद 10th का भी आ जाएगा, 7, 8, 9 सब का आ जाएगा जिसका है। तो आप लोग किसी भी क्लास के हो इंतजार कीजिए, एक एक करके सभी अपलोड हो जाएगा आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका क्या क्या आंसर होगा। और आप लोग एग्जाम के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण, आप लोगों को पता ही है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इसमें से सवाल जरूर रहेगा। तो देखिए सबसे पहला सवाल, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोग का दिया गया है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में किसके पास गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है? किसके पास गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो आप लोग को पता है कि जो 100 डिग्री पर जल है और 100 डिग्री पर भाप है, ये तो छोड़ दिए, तो 0 डिग्री बिल्कुल ठंडा होगा। ये 100 डिग्री पर जल या भाप में से दोस्तों भाप का जो होगा गतिज ऊर्जा अधिक होगा। इसमें जो कण होगा अधिक गति से प्रवाह करता है। आप लोग देखे होंगे कि भाप के सामने अंगुली रखने पर तुरंत जल जाता है एकदम, मतलब क्या होता है। तो इसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी कणों की। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस अवस्था में हम जल को कमरे के ताप पर उबाल सकते हैं? कमरे के ताप पर उबाल कब सकते हैं? ठीक है, कमरे का ताप है तब आपको क्या होगा, मतलब क्या कमरे के ताप पर ताप बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, तो आपको दाब क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो दाब क्या होगा, आपको तब बढ़ाना पड़ेगा, नहीं कि अत्यधिक दाब पर। दो का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना दाब बढ़ाएंगे तो फिर अपने आप उसका धीरे धीरे टेम्परेचर जो होगा मतलब क्या, उससे फिर वो उबलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में घड़े का जल निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो दोस्तों वाष्पीकरण हो जाएगा इसका सही उत्तर। वाष्पीकरण के कारण गर्मियों में घड़े का जल जो है उसको यहाँ पर ठंडा करता है वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट 4 नंबर है, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? तो दोस्तों स्थिर अनुपात का जो नियम है वो दिया था प्राउस्ट ने। ठीक है, प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, याद कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। एक तत्व की परमाणु संख्या 12 तथा द्रव्यमान संख्या 24 है। इसके एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर क्या परमाणु संख्या दे दिया है, कितना, 12। तो हम लोग जानते हैं परमाणु संख्या बराबर ही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है। जी हाँ, तो 12 अगर परमाणु संख्या है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 12 ही हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर कि 0.5 मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए यहाँ पर मोल दे दिया है, मोल को चलिए हम एन मान लेते हैं, कितना दे दिया, 0.5। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान कितना होता है, मान लेते हैं एम बराबर क्या, आप H2O का निकालिएगा, मतलब आणविक द्रव्यमान जिसको मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, उसको यहाँ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि H2O है ना, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, H2O तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी कि 18 हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग का पता है कि मोल यानी कि 0.5 मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट, मतलब जो द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये तो मोलर द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान दिया नहीं, हमको निकालना है, और बाई एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना है, 18, इसको गुना करके आप कर दीजिएगा तो 9 आंसर आ जाएगा फाइनल आप लोग का। तो फिर 9 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 6 नंबर का। नाउ 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस गुण द्वारा निर्धारित होती है? तो किसी तत्व की संयोजकता जो है वो रासायनिक प्रकृति को निर्धारित करती है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, 7 का बी। 8वां नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों अब, कि अधिकांश तत्व रासायनिक बंधन बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? तो कोई भी तत्व जो होगा रासायनिक बंधन क्यों बनाते हैं? अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो उसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 8 का, कि अपना अष्टक को पूरा करने के लिए। 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रदरफोर्ड के नाभिक के सिद्धांत के अनुसार सत्य है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये बात रदरफोर्ड ने कहा था, क्या, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। ठीक, तो ये रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है, अल्फा कण निम्नलिखित में से किसके सदृश है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम का ही कण होता है, हीलियम नाभिक जो होता है, तो किसके सदृश है, हीलियम नाभिक का हो जाएगा, यानी कि 10 का सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव सवाल जो आप लोग का है। ठीक है, अति लघु उत्तर ये प्रश्न, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे उत्तर देना है, लेकिन छोटे तो दोस्तों होंगे नहीं कि क्वेश्चन भी बड़े पूछे हैं। जैसे सबसे पहला सवाल है कि शुष्क बर्फ क्या है, इससे कैसे बनाया जाता है? तो देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या शुष्क बर्फ बोलते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। बनाने की विधि क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। मतलब जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करेंगे तो एक ठोस बर्फ जैसा बन जाता है, जिसे हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट इसी का और एक सवाल था दोस्तों कि निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। यानी कि दोस्तों इसका आणविक द्रव्यमान निकालना था। देखिए C2H5OH है, C2 ऐसा होता है, H5 ऐसा होता है और OH ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा। तो कार्बन कितना है, 2 को है, एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का कितना 12 गुने 2 हो जाएगा, प्लस H5 हाइड्रोजन कितना होता है 1, 5 है तो 1 गुना 5, प्लस O है तो O का ऑक्सीजन का 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1 है तो 1 हो जाएगा। सभी को जोड़िएगा दोस्तों, तो 24 + 5 + 17 यानी कि 46 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl। तो हम लोग जानते हैं Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, दोनों को जोड़िएगा तो 58.5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे सवाल है हम लोग का, निम्नलिखित आयनों से बनने वाले यौगिक का नाम एवं सूत्र लिखने बोला है। काफी महत्वपूर्ण और आसान सवाल है दोस्तों। ठीक है, देखिए Fe3+ और SO4 2- दिया हुआ है, और क्या है, और एक का है NH4+ और CO3 2-। ठीक है, तो निम्न आयनों से बनने वाले यौगिक का नाम क्या लिखना है। सबसे पहले देखिए यौगिक क्या हो जाएगा, Fe3 यहाँ पर कितना है 2+ है ना, 3+ है ना, 1 मिनट, तो 3+ मतलब उसके नीचे हम जस्ट 3 लिख देंगे, SO4 2- है तो उसके नीचे जस्ट हम 2 लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे। तो Fe2 से हुआ तो Fe2 हो गया, और SO4 3 से हुआ तो SO4 होल ट्वाइस हो गया। ये हम लोग का यौगिक का नाम हो गया। ठीक, Fe2 होल ट्वाइस एंड SO4, Fe2 SO4 होल ट्वाइस। नेक्स्ट देखिए ये SO4 होल ट्राइस है। ठीक है, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है B नंबर, NH4 का देखिए 1 चार्ज है, यहाँ देख सकते हो, और CO3 का 2 चार्ज है, तो बस उसके नीचे लिख दीजिए और क्रॉस गुना कर दीजिए, NH4 होल ट्वाइस हो जाएगा, और CO3 1 है तो यहाँ CO3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है उदाहरण सहित व्याख्या करना है। क्या, समस्थानिक का और संभारिक का। तो देखिए समस्थानिक 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या, कि समस्थानिक 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 14, ये सब एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो, ये समस्थानिक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या, संभारिक 2 या 2 से अधिक तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसे संभारिक कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के दोस्तों आप लोग कार्बन, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, लिख दीजिए कार्बन और नाइट्रोजन लिख दीजिएगा। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन लिख दीजिए एग्जाम्पल में, बस हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 14 का 14 हो जाएगा, नाइट्रोजन का भी 14 हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक, दोनों का द्रव्यमान 14 होता है। कार्बन 14 जो होता है C14 दोस्तों, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 14 होता है, और नाइट्रोजन का तो होता ही है 14। ठीक है, तो सेम हो जाएगा। तो आप लोग एग्जाम्पल बस कार्बन और नाइट्रोजन लिख दीजिए, काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल टाइप का दोस्तों देख लीजिए, यदि ब्रोमीन 2 संभारिकों 35 Br79, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का दिया हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिए इस प्रकार का 35 Br79 और 81 Br35 लिखा हुआ है। ठीक, इसका आप लोग को क्या निकालने बोला है, ब्रोमीन के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करें। तो सबसे पहले रासायनिक सूत्र जो लिखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, देख लीजिए। ब्रोमीन का लिखा हुआ इस प्रकार से, इसका कितना परसेंटेज दिया है 49.70%, और एक है ब्रोमीन का जिसका है 81 Br35 जिसका है 50.30%। हम लोग औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ के हम लोग निकल जाएगा। चूंकि ये परसेंटेज में है, यहाँ देखिए 79 Br है, Br का कितना है 79 और Br का परसेंटेज कितना है तो 49.70, दोनों को हम गुना कर दिए, प्लस लिखे, यहाँ पर 81 Br है तो 81 लिख दिए, और उसका परसेंटेज कितना है 50.30, उसको गुना कर दिए। और चूंकि ये परसेंटेज में है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ भी 100 से भाग, यहाँ भी 100 से भाग। ठीक है, जस्ट इसको गुना करके आप लोग 100 से भाग दे दीजिएगा, तो आप लोग आएगा 39.26 और प्लस 40.74, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आएगा 80.00 U। ओके, तो 80 U आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केनाल किरणें क्या है, इनकी खोज किसने की। तो एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित केनाल किरणें कहलाती है। ठीक है, क्या है, एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणों को क्या बोलते हैं, केनाल किरणें कहते हैं। यहाँ लिखिएगा एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित, और एक बार यहाँ पर किरणें लिख दीजिएगा, धन आवेशित किरणें को केनाल किरणें कहते हैं। इन किरणों की खोज सन 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में छत पर, अब ये दोस्तों सेक्शन सी का है जो कि आप लोग का शॉर्ट आंसर लघु उत्तर यह है।
गर्मियों में छत पर पानी का छिड़काव क्यों करते हैं? तो आप लोग देखे होंगे गर्मियों में छत पर पानी का छिड़काव करता है कोई कोई, क्यों? गर्मियों में तेज धूप के कारण छत काफ़ी गर्म हो जाता है। जब इस पर पानी का छिड़काव करते हैं तो वाष्पीकरण के लिए छत की उष्मा का प्रयोग होता है। उष्मा का सही से आप लोग लिख दीजिएगा, इस एक मिनट, उष्मा दोस्तों यहाँ पर उष्मा ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है, उष्मा, ओके। उष्मा का प्रयोग होता है जिसके फलस्वरूप छत ठंडी हो जाती है। मतलब कि आप पानी दे दिए तो वो बाष्पीकरण होगा, तो कहाँ से वो एनर्जी लेगा, उष्मा कहाँ से लेगा, छत से लेगा, जिससे छत का टेम्परेचर घटेगा। इसलिए गर्मी में लोग छत पर पानी का छिड़काव करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु एवं आयनों के बीच 3 अंतर लिखिए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, देख लीजिए, परमाणु और आयनों के बीच 3 अंतर क्या क्या है। सबसे पहले परमाणु में कोई आवेश नहीं होता, यानी कि परमाणु उदासीन होता है, जबकि आयनों में आवेश होता है। आयन प्लस हो सकता है, धनावेश होता है, ऋणावेश हो सकता है। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु जो होती है दोस्तों, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बराबर होती है, मतलब जितनी प्रोटॉन की संख्या उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन जब आयन बनता है दोस्त, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है, इसलिए तो प्लस और माइनस आ जाता है आयनों पर। नेक्स्ट है, साधारण तो परमाणु विद्युत का परिवहन नहीं करता है, जबकि आयन विद्युत का परिवहन करता है। और दोस्तों इसी में आप लोग का हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ये तो हाइड्रोजन वाला है, चलिए आगे इसका आंसर हम दिखाएंगे, ठीक है, ये कुछ नहीं है, उसको चलिए आगे दिखाएंगे। सोडियम परमाणु की संरचना का चित्र बनाएं। सोडियम परमाणु की संरचना आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसमें 11 प्रोटॉन है, पहला में कितना है, 2 यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। सेकंड कक्ष में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड में 8 होता है, मतलब 2,8,1 होता है ना इसका। तो इस पहले में 2 हो गया, दूसरा में 8 हो गया, तीसरा में 1 हो गया, देख लीजिए। इस प्रकार इसको बना दीजिएगा आप लोग गोल घेरा करके। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है क्या क्या, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक क्या क्या हो गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। वही वाला आंसर यहाँ पर पेस्ट हो गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका आंसर यहाँ पर है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। एक विद्युत उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का ह्रास या प्राप्त करने पर आवेशित क्यों हो जाता है? तो देख लीजिए, जब परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में किसी प्रकार से वृद्धि हो जाती है तो बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर किसी अन्य परमाणु से जुड़ जाते हैं। इससे परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संख्या का संतुलन बिगड़ जाता है। जिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाती है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाती है, ठीक है, उस पर ऋण आवेश हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होने पर उनमें धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। बस सिंपल सा है, इसको देख लीजिएगा। संयोजकता क्या है? विभिन्न प्रकार के संयोजकता की व्याख्या करें। दोस्तों किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजकता बोलेंगे, ठीक है। किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, इसकी क्षमता को ही हम लोग संयोजकता बोलते हैं। संयोजकता मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या? एक विद्युत संयोजकता, दूसरा सहसंयोजकता, तीसरा उपसंयोजकता। विद्युत संयोजकता क्या होता है? जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से उत्पन्न संयोजकता को विद्युत संयोजकता कहते हैं, ठीक है। जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उस हस्तांतरण होता है, उससे जो उत्पन्न होता है संयोजकता, उसे हम लोग विद्युत संयोजकता कहते हैं। सहसंयोजकता क्या है? जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जो संयोजकता उत्पन्न होती है, उसे सहसंयोजकता कहते हैं। और उपसंयोजकता, इस प्रकार के संयोजकता में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरे परमाणु को प्रदान करता है। क्या करता है? इस प्रकार की संयोजकता में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन जो युग्म होता है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरे परमाणु को प्रदान कर देता है। इस साझेदारी के मध्य बनने वाली संयोजकता को क्या बोलते हैं? सहसंयोजकता कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सेक्शन डी का है, देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया, देख लीजिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ पर कण क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सभी का यहाँ पर अलग तुलना है। संकेत, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से सूचित करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। प्रकृति क्या होती है कि इस पर ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और ये उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अपेक्षित आवेश कितना होता है? तो इस पर हम लोग अपेक्षित आवेश -1 मानते हैं, प्रोटॉन पर +1 मानते हैं, और जो न्यूट्रॉन है उस पर 0, मतलब कोई आवेश नहीं। निरपेक्ष आवेश कितना हो जाता है? ये 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ये 1.602 × 10⁻19 कूलम इस पर भी होता है, और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और दोस्तों अपेक्षित द्रव्यमान की बात करें तो इस पर 1/1838 होता है, इसका 1 होता है और इसका 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें तो ये चीज़ होता है, इसको आप लोग लिख दीजिए, कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करने बोला। तो देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अनेक कमियां थी, जिनको दूर करने के लिए सन 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना को और उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए यह मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल को क्वांटम यांत्रिकी मॉडल भी
कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है कि प्रत्येक परमाणु में नाभिक की उपस्थिति होती है, मतलब प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है, अर्थात नाभिक धन आवेशित होता है। नाभिक क्या आवेशित होता है? धन आवेशित होता है। नेक्स्ट है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर काटते रहते हैं। ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर काटते रहते हैं एवं इन पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगी आकर्षण बल को संतुलित करता है। नेक्स्ट है परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों और निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार घूमता है। आप लोग हम दिखाएं और इन चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कोषों को KLMN इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन है क्या? परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए और निम्नलिखित यौगिक में उपस्थित तत्वों का नाम लिखिए। तो क्या होगा परमाणु द्रव्यमान इकाई? एक परमाणु इकाई द्रव्यमान वह इकाई द्रव्यमान है जो कार्बन 12 एक परमाणु के द्रव्यमान के कार्बन 12 भाग के बराबर होता है। ठीक है, क्या है? एक परमाणु इकाई द्रव्यमान वह इकाई द्रव्यमान है जो कार्बन पर 12 एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होता है। और यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं जो आपको लिखना है। यहाँ पर बुझा हुआ चूना का हम लोग जानते हैं CaOH होल ट्वाइस होता है, तो इसमें क्या है? कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उपस्थित है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का HBr होता है सूत्र, जिसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन उपस्थित है। और बेकिंग पाउडर का होता है NaHCO3, यानी कि इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन उपस्थित है। और एक है यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट, तो उसका K2SO4 होता है, जिसमें दोस्तों पोटेशियम, सोडियम और ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोग का फरवरी महीना का 9th क्लास का असेसमेंट। आप बाकी कौन क्लास के हैं, किसका आप लोग चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बोलेंगे, मैं जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन बना दूंगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब याद करके कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।